नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें अपन राजस्व और पूंजीगत बजट के बारे में जानेंगे। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर के माध्यम से ये बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए बेटा, वो सरकार का जो बजट होता है ये दो प्रकार का होता है। सरकार का बजट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है राजस्व बजट, एक तो होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां, एक होता है राजस्व व्यय। इसी प्रकार से पूंजीगत बजट है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। इनको जानना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको बजट घाटे पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि राजस्व घाटा क्या होता है। बोले साहब, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर है, वो राजस्व घाटा है। दोस्तों, इन दोनों का अंतर है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, इन दोनों का अंतर मैंने आपको बताया था राजस्व घाटा, और इन दोनों का अंतर है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय है। इन दोनों का अंतर है वो मैंने बताया था बेटा, वो बताया था पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा एक बार फिर से देखते रहो। देखो ये होती क्या है, ये तो चार्ट में दे ही रखा है, अभी डिटेल से बात करने वाला हूं बेटा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा में हमने क्या कहा, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा है, और पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय हैं, इन दोनों का अंतर पूंजीगत घाटा है। और यदि राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा दोनों का योग कर दो, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा दोनों का योग कर दो, वो कौन सा घाटा बन जाता है, बजट घाटा बन जाता है। क्योंकि बजट घाटे में आपने क्या पढ़ा था, कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियां कौन सी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, माइनस कुल व्यय यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो इन दोनों प्रकार के घाटों का योग है, वो कौन सा घाटा होता है, वो बजट घाटा होता है। अगर बजट घाटे में आपने ऋण, बजट घाटे में आपने जोड़ दिया ऋण व दायित्व, ऋण व अन्य दायित्वों को जोड़ दिया, तो ये कौन सा बना था, ये राजकोषीय घाटा बना था। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे में से क्या घटाया आपने, ब्याज, और राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटाने के बाद में कौन सा बना था, प्राथमिक घाटा। तो देखिए पांचों प्रकार के घाटे देख लो पहले तो आप, फिर से देखना बेटा। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा है। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का अंतर है, वो पूंजीगत घाटा है। अगर राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा दोनों को जोड़ दो तो वो कौन सा घाटा बनता है, वो बजट घाटा बनता है। बजट घाटे में यदि ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ा है तो राजकोषीय घाटा बना, और राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज घटा दिया तो वो कौन सा घाटा बना, वो प्राथमिक घाटा बना। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि सबसे बड़ा जो घाटा होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा घाटा है वो बेटा राजकोषीय घाटा होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने पांचों प्रकार के घाटों को आपको बताया है। फिर अपन राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, इनके ऊपर अपन आने वाले हैं। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, इनकी चर्चा अभी अपन जस्ट करने वाले हैं। पहले तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पांचों प्रकार के घाटों को एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अब बेटा जी राजस्व बजट की बात करें तो राजस्व बजट दो प्रकार का है। इसमें एक तो राजस्व बजट में एक तो राजस्व प्राप्तियां आती है और एक राजस्व व्यय आता है। अब राजस्व प्राप्तियां हैं, ये भी बेटा वो दो प्रकार की होती है। राजस्व प्राप्तियां एक तो सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से आय मिलती है, और एक सरकार को करों के अलावा अन्य मदों से भी आय प्राप्त होती है। तो सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से, सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय होती है वो कर राजस्व कहलाता है। और कर हैं ये भी बेटा दो प्रकार के होते हैं।
कुछ प्रत्यक्ष कर होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और इसकी चर्चा में, करों की चर्चा है मैं अगले लेक्चर में करने वाला हूँ। तो देखिए, सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय मिलती है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, वो कर राजस्व में आता है, राजस्व प्राप्तियों में आता है। और करों के अलावा भी सरकार को शुल्क के रूप में, जुर्माना के रूप में, उपहार के रूप में, अनुदान के रूप में, किराया के रूप में, लाभ के रूप में और लाभांश के रूप में आय प्राप्त होती है। उसको बेटा जी गैर कर राजस्व कहते हैं। तो सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय मिलती है वो कर राजस्व है। और करों के अलावा अन्य स्रोत, चाहे शुल्क है, जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, किराया है, ब्याज है, लाभ है, इन स्रोतों से सरकार को आय मिलती है तो गैर कर राजस्व कहलाता है। बेटा पिछला जो पीएसआई का एग्जाम था उसमें ऐसे प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा गैर कर राजस्व का स्रोत नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, शुल्क, जुर्माना, उपहार, अनुदान, किराया, ब्याज और लाभ, ये गैर कर राजस्व स्रोत है। और इनके अलावा इनमें कोई टैक्स जोड़ दे तो वो गैर कर राजस्व नहीं होता, वो कर राजस्व का स्रोत होता है। अब देखिएगा, बात आती है शुल्क की। बेटा शुल्क किसके बदले लिया जाता है? अब आपको यहाँ बताऊँ कर क्या होता है, शुल्क क्या होता है। हालांकि करों का अलग से अपन अगले लेक्चर में बहुत डिटेल से करों की बात करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात डिटेल से करने वाले हैं, पर थोड़ा यहाँ बता दूँ। सबसे पहली बात, कर क्या है? कर सरकार के द्वारा आरोपित अनिवार्य अंशदान है। कर कौन लगाती है? कर सरकार लगाती है। कर सरकार के द्वारा आरोपित अनिवार्य अंशदान हैं जिनका भुगतान करना वैधानिक होता है, जिनका भुगतान करना अनिवार्य होता है, और अगर अपन भुगतान नहीं करते हैं तो ये दंडनीय अपराध होता है। यानी कर सरकार लगाती है, कर सरकार आपके ऊपर आरोपित कर देती है, और सरकार ने जो कर आरोपित कर दिया उसका भुगतान करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। उस भुगतान को आपको, उस कर का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो सरकार आपके विरुद्ध एक्शन ले सकती है, आपको दंडित कर सकती है, चाहे वो अर्थदंड हो, चाहे आपका जेल का प्रावधान हो, जो भी सरकार अपने नॉर्म्स में आता है वो करेगी। तो देखिए, कर क्या है? कर सरकार के द्वारा आरोपित वो अनिवार्य अंशदान हैं जिनका भुगतान करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है, और अगर भुगतान नहीं करता है तो ये दंडनीय अपराध है। तो पहली बात तो कर कौन लगाती है? कर सरकार लगाती है। कुछ कर केंद्र सरकार लगाती है, कुछ कर राज्य सरकारें लगाती है। दूसरा आता है शुल्क। बेटा शुल्क हमेशा लिया जाता है सेवा के बदले। सरकार हमारे को विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सरकार हमारे को विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और उस सर्विस के बदले सरकार के द्वारा चार्ज लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? शुल्क। तो शुल्क हमेशा किसके बदले लिया जाता है? शुल्क हमेशा सेवा के बदले लिया जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, कर और शुल्क में अंतर है। कर का भुगतान करना अनिवार्य है, कर लगा दिया तो आपको पे करना ही पड़ेगा। पर शुल्क हैं, ये ऐच्छिक होती है। अगर आप सेवा का लाभ लेना चाहते हो तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, और सेवा का लाभ नहीं लेना चाहते हो तो शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। शुल्क तभी लिया जाएगा जब आप सेवा का लाभ ले रहे हो। तो एक बात तो अंतर, कर और शुल्क में अंतर आप समझ गए होंगे। कर सरकार के द्वारा आरोपित है, इनका भुगतान करना अनिवार्य है। शुल्क ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब अगर सेवा का लाभ लोगे तो आपको शुल्क देनी है, और सेवा का लाभ नहीं लेते हो तो आपको शुल्क नहीं देनी है। दूसरी चीज, कर जो है, करों का जब हम भुगतान करते हैं तो करों के भुगतान के बदले मिलने वाला जो लाभ है वो प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होता है। करों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से पीड़ा देता है। करों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से पीड़ा देता है और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देता है। कैसे? अरे भाई, आपकी या मेरे ऊपर सरकार ने कोई नया टैक्स लगा दिया, तो आपकी हमारी तनख्वाह में से वो टैक्स की राशि कट के हमारे हाथ में आएगी, तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे को पीड़ा होगी। बोले यार इतने रुपए कट गए।
ध्यान रखना, करों का लाभ कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, करों का लाभ अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है? आप पे, मेरे पे, देश के सभी लोगों के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया। अब टैक्स लगाया, टैक्स से जो राशि रेवेन्यू जनरेट हुआ, सरकार उसको वेलफेयर पे लगाती है, सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल खोलती है, पब्लिक पार्क बनाती है। तो उसका यूज आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, देश के सभी नागरिक करते हैं। तो देखिए, इसके बदले हमारे को लाभ हुआ, पर यह लाभ प्रत्यक्ष नहीं होकर के कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। शुल्क से मिलने वाला लाभ हमेशा प्रत्यक्ष होता है, यानी अगर आपने शुल्क दी है तो आपको तुरंत सेवा का लाभ क्या करेगा? मिलेगा। तो बेटा जी कर क्या होता है? कर आप समझ गए हैं। कर सरकार के द्वारा आरोपित होता है, जिसका भुगतान करना अनिवार्य होता है। भुगतान नहीं करते हो तो दंडनीय अपराध होता है। दूसरा शुल्क। शुल्क हमेशा किसके बदले लिया जाता है? शुल्क हमेशा सेवा के बदले लिया जाता है। सरकार हमारे को विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाती है और उन सर्विसेज के बदले जो चार्ज लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? शुल्क। नंबर 2 है जुर्माना। बेटा, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करने पर सरकार आर्थिक दंड के रूप में हमारे से जो राशि लेती है वो क्या कहलाता है? जुर्माना। सरकार ने कोई नॉर्म्स बनाए, कोई नियम रूल बनाया और हम उस रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उस रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो सरकार आर्थिक दंड के रूप में हमारे से जो राशि लेती है वो क्या कहलाता है? जुर्माना। बहुत सुंदर उदाहरण दूं भाई, सरकार ने ये निर्धारित कर रखा है कि घर के बाहर अगर दोपहिया वाहन लेकर के जाओगे तो आपको हेलमेट लगाना है। अब बिना हेलमेट लगाए पर निकल गए और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने हमारे को पकड़ लिया और पकड़ करके बेटा जी 200 रुपये का चालान बना दिया। 200 रुपये का चालान बना दिया। तो ये 200 रुपये का जो चालान बनाया गया है वो सरकार का रेवेन्यू है, सरकार के खाते में जाएगा। अब सरकार के खाते में जाएगा तो ये 200 रुपये है क्या? ये बेटा दंड है, आर्थिक दंड है। आपने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की पालना नहीं की, इसलिए सरकार ने आपसे आर्थिक दंड के रूप में 200 रुपये वसूल किए हैं। वो क्या कहलाता है? जुर्माना। तो ध्यान रखना, शुल्क हमेशा किसके बदले? सेवा के बदले मिलता वो शुल्क है। और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करने पर आर्थिक दंड के रूप में जो राशि ली जाती है वो बेटा जी क्या कहलाता है? जुर्माना कहलाता है। तीसरा है उपहार। बेटा, अब बात आती है सरकार को उपहार कौन देता है? सरकार को उपहार आप और हम देते हैं। बेटा, जब सरकार आपातकालीन स्थिति में आ जाती है, सरकार के सामने कोई आपातकालीन संकट आ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, अकाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो सरकार के खाते में जनता अपनी स्वेच्छा से जो राशि भेंट करती है। ध्यान रखना, उपहार हमेशा स्वैच्छिक होता है। आपातकालीन स्थितियों में जनता अपनी स्वेच्छा से सरकारी कोष में जो राशि भेंट करती हैं उसको उपहार कहा जाता है। अरे भाई, कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी आई थी तो लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी स्वेच्छा से राशि भेंट की थी, और स्वेच्छा से जो राशि भेंट की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उपहार कहा जाता है। चौथा है अनुदान, ग्रांट। अनुदान क्या होता है? बेटा, आपातकालीन स्थितियों में सरकारें भी एक दूसरे की मदद करती हैं और एक राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों की मदद करता है। तो आपातकालीन स्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की सहायता की, या हमारे देश की किसी पड़ोसी राष्ट्रों ने सहायता की, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने सहायता की, तो उसको क्या कहा जाता है? अनुदान। तो ध्यान रखना, व्यक्ति दे रहा है, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दे रहा, वो उपहार है। और एक सरकार दूसरी सरकार को दे रही है, एक देश दूसरे देश को दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसी देश को दे रही है। तो इस प्रकार की जो सहायता राशि दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? अनुदान। तो अनुदान और उपहार में अंतर है। उपहार व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, अनुदान सरकारें आपस में देती है, देश आपस में देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं देशों को जो वित्तीय सहायताएं देती है उसको अनुदान कहा जाता है। फिर है बेटा किराया। देखो, वर्तमान समय में सरकारें हैं वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को लीज पर देती है। वर्तमान समय में सरकारें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को लीज पर देती है, किराए पर देती है, और सरकार ने अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी लीज पर दी है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सरकार का क्या कहलाता है? वो सरकार का किराया कहलाता है। फिर है लाभ।
बेटा वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम चलते हैं, सरकार के भी अपने उपक्रम चलते हैं। जो महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनीरत्न कंपनियां हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। और अगर ये बेनिफिट पे चल रहे हैं तो सरकार की आय का कौन सा स्रोत होता है? वो लाभ स्रोत होता है। फिर है ब्याज। बेटा सरकारें एक दूसरे को कर्जा देती है। अगर सरकार ने कर्जा दे रखा है, सरकार ने कर्जा दे रखा है तो सरकार को रेवेन्यू के रूप में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं अपन, 8वां है लाभांश। लाभांश, लाभांश होता है लाभ का एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा। कुछ उपक्रम ऐसे हैं जिसमें सरकार के शेयर होते हैं, पूरी तरह से सरकार के तो नहीं होते पर उसमें सरकार के शेयर होते हैं। और जिन उपक्रमों में सरकार का शेयर धारिता है, सरकार उसमें पार्टनर है, तो बेटा वहाँ जो बेनिफिट का पार्ट मिलता है वो क्या होता है? लाभांश। तो देखिए सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से आय मिलेगी, वो कर राजस्व है। और करों के अलावा अन्य स्रोत शुल्क, जुर्माना, उपहार, अनुदान, किराया, ब्याज, लाभ, लाभांश, इनके रूप में सरकार को कोई आय मिलती है तो वो बेटा जी क्या कहलाता है? वो गैर कर राजस्व कहलाता है। तो पहले तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व आप समझ चुके हैं। ध्यान रखें, करों से मिलने वाली आय कर राजस्व, और करों के अलावा इनका नाम याद रखना है, शुल्क, जुर्माना, उपहार, अनुदान, किराया, ब्याज, लाभ, लाभांश। इनसे जो आय मिलती है वो क्या कहलाता है? वो गैर कर राजस्व कहलाता है। अब आता है राजस्व व्यय। और राजस्व व्यय है ये भी दो प्रकार का होता है। राजस्व व्यय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है योजनागत व्यय और एक होता है गैर योजनागत व्यय। इसको समझिए बेटा, राजस्व व्यय दो प्रकार का होता है, एक योजनागत है राजस्व व्यय, समझना चार्ट को। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय कितने प्रकार का पढ़ रहे हैं आप? राजस्व व्यय दो प्रकार का, एक तो है योजनागत, योजनागत, और एक है गैर योजनागत। योजनागत व्यय क्या है? ऐसा खर्च जो प्लानिंग से, ऐसा खर्च जो सरकार प्लानिंग से करती है और विकास कार्यों पे करती है, विकास कार्यों पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे करती है। ऐसा खर्च जो सरकार अपनी प्लानिंग से करती है, विकास कार्यों पे करती है, वो योजनागत व्यय कहलाता है। और ऐसा खर्च जिनके लिए सरकार की योजना हो या ना हो, सरकार को करना ही पड़ेगा। ऐसा खर्च जिसके लिए सरकार की प्लानिंग हो या ना हो, सरकार को करना ही पड़ेगा, वो गैर योजनागत व्यय कहलाता है। और गैर योजनागत व्यय हैं, इनको वचनबद्ध खर्च भी कहते हैं। वचनबद्ध खर्च भी कहते हैं, यानी करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि ऐसा खर्च जो सरकार प्लानिंग ने किया है, सरकार ने प्लानिंग से किया है, डेवलपमेंट पे किया है, वो योजनागत है। और ऐसा खर्च जिसके लिए सरकार की इच्छा हो या नहीं हो, प्लानिंग हो या नहीं हो, करना ही पड़ेगा, वो कौन से कहलाते हैं? वो गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी ले बेटा, विकास कार्यों पे जैसे सरकार ने शिक्षा पर खर्च किया, सरकार ने स्वास्थ्य पे खर्च किया, हेल्थ पे स्वास्थ्य खर्च किया, सरकार ने पेयजल पे खर्च किया, पेयजल पे खर्च किया, सरकार ने 5 ईयर प्लान पे खर्चा किया, पंचवर्षीय योजना पे खर्चा किया, सरकार ने मनरेगा पे खर्चा किया, नरेगा पे खर्चा किया। तो ये बेटा प्लानिंग वाले खर्चे हैं। पहले से प्लान होता है कि शिक्षा पे इतना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे इतना खर्च करेंगे, इनकी घोषणाएं बजट में कर दी जाती है। तो देखिए शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, पेयजल पे खर्च कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान पे खर्चा कर रहे हैं, मनरेगा पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये विकास खर्च है। और इन विकास खर्चों की प्लानिंग पहले से ही बजट में कर ली जाती है। तो ऐसा खर्च जो सरकार प्लानिंग से कर रही है, विकास कार्यों पे कर रही है, वो योजनागत खर्च कहलाते हैं। गैर योजनागत वे क्या होते हैं? ऐसे खर्च जिनके लिए सरकार की प्लानिंग हो या ना हो, ऐसे खर्च जिनके लिए सरकार की प्लानिंग हो या ना हो, सरकार को करना ही पड़ेगा। ऐसे खर्च जिनके लिए सरकार की प्लानिंग हो या ना हो, करना ही पड़ेगा, वो कौन सा कहलाते हैं? वो गैर योजनागत खर्च कहलाते हैं। जैसे
कर्मचारियों का वेतन व पेंशन, कर्मचारियों का वेतन व पेंशन। बेटा कर्मचारियों का वेतन और पेंशन सरकार को देना ही पड़ेगा, चाहे सरकार की इच्छा हो या नहीं हो, प्लानिंग हो या नहीं हो, करना ही पड़ेगा। नंबर 2, ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान, अगर कर्जा ले रखा है तो ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। नंबर 3, प्रतिरक्षा खर्च, प्रतिरक्षा खर्च, सेना पे खर्चा करना ही पड़ेगा। सेना पे जो खर्चा किया जाता है वो विकासात्मक नहीं होता है, क्योंकि सेना पे जो खर्चा करेंगे, अब सेना पे खर्चा कहीं पे होता है आपको पता, गोला बारूद तोपों पे होता है, और जब भी वो काम में आएगी तो ये हमेशा विकास करते हैं, विनाश करते हैं, जब भी चलेगी तो धुआंधार होगा मामला। तो कर्मचारियों का वेतन और पेंशन है, ये बेटा गैर योजनागत है। ब्याज का भुगतान है, ये भी गैर योजनागत है। प्रतिरक्षा खर्च है, ये भी गैर योजनागत है। फिर है आर्थिक और सामाजिक सेवा खर्च, आर्थिक व सामाजिक सेवा खर्च, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, विधवा पेंशन है, देना ही पड़ेगा। सब्सिडी है बेटा, अनिवार्य वस्तुओं पे सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है ताकि जो समाज का गरीब वर्ग है उनको गरीबी की मार से बचाया जा सके, महंगाई की मार से बचाया जा सके, तो सरकार सब्सिडी देती है। तो देखिए ये क्या है। इसके अलावा बेटा आपातकालीन स्थितियां हैं, आपातकाल जैसे युद्ध है, भूकंप है, महामारी है, युद्ध आ गया, भूकंप है, महामारी है, तो सरकार को युद्ध पे, भूकंप पे, महामारी पे खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा खर्चा जो सरकार प्लानिंग से करती है, ऐसा खर्चा जो सरकार डेवलपमेंट पे करती है, वो तो कौन सा कहलाता है, योजनागत। और ऐसा खर्च जिसके लिए सरकार की प्लानिंग हो या ना हो, सरकार को करना ही पड़ेगा, वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है गैर योजनागत। ध्यान रखना, योजनागत में जैसे मैंने उदाहरण दिया, शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, पेयजल पे खर्च कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान पे खर्चा कर रहे हैं, मनरेगा पे खर्चा कर रहे हैं, जिनकी पहले से बजट में प्लानिंग कर ली जाती है, तो ये योजनागत वे है। ऐसे खर्च जिसके लिए सरकार की योजना है या नहीं है, सरकार की इच्छा है या नहीं है, सरकार को करना ही पड़ेगा, वो बेटा जी गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। और गैर योजनागत व्यय का ही दूसरा नाम होता है वचनबद्ध खर्च, जैसे कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, तो सरकार की गारंटी देना ही पड़ेगा, ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा, प्रतिरक्षा खर्चा करना ही पड़ेगा, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पे खर्चा करना ही पड़ेगा, सब्सिडी पे खर्चा करना ही पड़ेगा, आपातकालीन स्थितियाँ, युद्ध है, भूकंप है, महामारी है, प्लेग है, इनके ऊपर सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये कौन से कहलाते हैं, ये गैर योजनागत खर्च कहलाते हैं। तो देखो राजस्व प्राप्तियां कितने प्रकार की हुई, 2, एक राजस्व प्राप्तियां हैं, एक गैर कर राजस्व है। राजस्व प्राप्तियां 2 भाग बताई, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। गैर कर जो कर राजस्व 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। गैर कर राजस्व मैंने बताया शुल्क, जुर्माना, उपहार, अनुदान, किराया, ब्याज, लाभ और लाभांश। फिर अपने राजस्व व्यय पड़ा है। राजस्व व्यय में आप देखें तो राजस्व व्यय 2 प्रकार का होता है, योजनागत और गैर योजनागत। ऐसा खर्च जो सरकार प्लानिंग से कर रही है, डेवलपमेंट पे कर रही है, वो योजनागत है। ऐसा खर्च जिसके लिए सरकार की प्लानिंग हो या नहीं हो, सरकार की इच्छा हो या नहीं हो, करना ही पड़ेगा, वो गैर योजनागत। और इसीलिए गैर योजनागत को वचनबद्ध खर्च कहा है। क्या आता है, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन है, ब्याज का भुगतान है, प्रतिरक्षा खर्च है, आर्थिक व सामाजिक सेवा खर्च है, सब्सिडी है, आपातकालीन स्थितियां हैं, युद्ध, भूकंप, महामारी, इन पे होने वाला खर्च है। ये कौन सा कहलाता है बेटो, गैर योजनागत खर्च कहलाता है। तो ये तो केवल अपने राजस्व बजट की बात की है। अब अपन पूंजीगत बजट की बात करते हैं। पूंजीगत बजट में क्या आते हैं ये भी अपन देखते हैं। पूंजीगत बजट है, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां आती है, पूंजीगत व्यय आता है। तो ये क्या है, इसको भी अपन को बहुत अच्छे से समझना है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को भी अपन देखेंगे। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन पूंजीगत बजट की, और पूंजीगत बजट है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होती है पूंजीगत प्राप्तियां और एक होता है पूंजीगत व्यय। पहले अपन पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर लें। पूंजीगत प्राप्तियों में बेटा 3 चीज़ें आती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां
कई बार इस स्ट्रक्चर में से प्रश्न पूछा हुआ, कई बार। पूंजीगत प्राप्तियों में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री। सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री, और सार्वजनिक संपत्ति की सरकार जो बिक्री करती है इसको विनिवेश भी कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, विनिवेश। तो एक विनिवेश शब्द लिख दे तो भी चलेगा। बेटाओ, कई बार क्या करती है सरकार, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बेच देती है। जैसे जेडीए है, अपनी ज़मीनों को बेचता और रेवेन्यू जनरेट करता है। सरकार के पास में कोई कबाड़ पड़ा है और उस कबाड़ की नीलामी कर देती है सरकार। तो ध्यान रखना, अगर सरकार ने अपनी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच दिया और पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में जो रेवेन्यू उसको मिला उसको किस में रखा जाता है? उसको कैपिटल रिसिप्ट में रखा जाता है, उसको पूंजीगत प्राप्तियों में रखा जाता है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में एक तो आता है सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री, इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा इसमें आता है ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली क्या हुआ दोस्तों? सरकार ने किसी को कर्जा दे रखा था, सरकार ने पहले से किसी को कर्जा दे रखा था और वो कर्जा लौट करके आ गया, वो कर्जा सरकार के हाथों में आ गया। और जो कर्जा सरकार के हाथों में भी मिला है तो अभी तो सरकार के पास में खर्च करने के लिए आ गया हाथों में, तो इसको भी किस में रखा जाता है? इसको भी बेटा कैपिटल रिसिप्ट में रखा जाता है। और तीसरा है ऋण प्राप्ति। ऋण प्राप्ति क्या हुआ? सरकार ने अपने खर्चे के लिए कर्जा लिया है। अब लिया भले ही कर्जा है, सरकार ने भले ही कर्जा लिया है, पर सरकार के हाथों में वो खर्च करने के लिए आ गया, तो इसको भी किस में रखा जाता है? इसको भी कैपिटल रिसिप्ट में रखा जाता है, क्योंकि सरकार इसको खर्च कर सकती है। कर्जा लिया है तो रखने के लिए थोड़ी लिया है, सरकार ने बेटा खर्च करने के लिए कर्जा लिया है। तो ये 3 चीजें वो कैपिटल रिसिप्ट में आती है। एक तो सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री हुई, उससे सरकार को कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ। एक सरकार ने पहले से किसी को कर्जा दे रखा था, वो कर्जा लौट करके आ गया, वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। और तीसरा बेटा ऋण प्राप्ति, यानी सरकार ने कर्जा लिया है, तो भले ही कर्जा लिया है पर सरकार के हाथों में ये खर्च करने के लिए आ गया। इन तीनों को आप किस में रखते हैं? इन तीनों को पूंजीगत प्राप्तियों में रखा जाता है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में ध्यान रखना, एक तो विनिवेश आता है, एक ऋणों की वसूली आती है और एक ऋणों की प्राप्ति आती है। फिर हैं वो हैं आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, देखिए पूंजीगत व्यय और योजनागत व्यय में क्या अंतर है? बेटा योजनागत और गैर योजनागत व्यय का अंतर तो आप समझ चुके हैं। ऐसा खर्चा जो आप प्लानिंग से कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, वो योजनागत व्यय है। ऐसा खर्चा जिसके लिए आपकी प्लानिंग हो या ना हो आपको करना ही पड़ेगा, वो कौन से हैं? गैर योजनागत व्यय है। अब यहाँ अपन को जो जानना है वो जानना है कि योजनागत व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है। तो पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय सरकार के ऐसे खर्च जिनसे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो। सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। सरकार के ऐसे खर्च जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है और भविष्य में इनका रिटर्न मिलता है। भविष्य में क्या मिलता है? भविष्य में इनसे रिटर्न मिलता है। इस प्रकार के जो खर्च है वो पूंजीगत व्यय में आते हैं। ऐसे खर्च जिससे एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और दूसरी बात सरकार को भविष्य में इनसे रिटर्न मिलते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? वो आपके पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने सिंचाई परियोजना पे खर्चा किया, सरकार ने विद्युत परियोजना पे खर्च किया, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा किया, राष्ट्रीय राजमार्ग में जो नेशनल हाईवे है उनको डेवलप किया है, राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा किया है, सरकार ने रेलवे पे खर्चा किया है, रेलवे पर खर्च किया है, सरकार ने हवाई पट्टी हेलीपैड पे खर्च किया है, हवाई पट्टियां हैं, हेलीपैड हैं,
इन पे खर्चा किया है, सरकार ने बांध बनाने पे खर्चा किया है। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं इनसे देखिए एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है, और दूसरी बात भविष्य में सरकार को इनसे रिटर्न मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए नेशनल हाईवे हैं, इस पे सरकार ने खर्चा किया, इसको चकाचक किया, और जैसे नेशनल हाईवे चकाचक होता है आपको पता उस पर टोल की वसूली शुरू हो जाती है, गाड़ियों के आगे डंडी लगना शुरू हो जाती है, पहले टोल दो और फिर आगे बढ़ो, तो रिटर्न मिल रहा है। ऐसे खर्च जिनसे एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है और भविष्य में रिटर्न दे रहे हैं, इस प्रकार के जो खर्च हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो आपके पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब योजनागत व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर क्या है? देखिए योजनागत व्यय हैं, इनसे योजनागत व्यय से विकास तो होता है, पर योजनागत व्यय से भविष्य में किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिलता। योजनागत व्यय से विकास तो होता है पर रिटर्न नहीं मिलता, जबकि पूंजीगत व्यय हैं, इनसे विकास भी होता है और रिटर्न भी मिलता है। इसीलिए योजनागत व्यय सरकार के दायित्वों को बढ़ाते हैं। योजनागत व्यय सरकार के दायित्वों को बढ़ाते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय हैं वो सरकार के दायित्वों को बढ़ाते नहीं बल्कि कम करते हैं। कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी अभी आपने जाना है कि पूंजीगत व्यय है, इससे सरकार को क्या मिलता है? पूंजीगत व्यय से सरकार को रिटर्न मिलता है, और जहाँ रिटर्न मिलता है तो आपका दायित्व अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। दोस्तों मान लीजिए हमने 2 कार खरीद ली, आज ही बुधवार है और बुधवार के दिन हमने 2 कारें खरीदी है। एक कार हमने हमारे फैमिली पर्पस से खरीदी है और दूसरी कार हमने टैक्सी भाड़े के पर्पस से खरीदी है। 2 कारें खरीदी है, एक पर्सनल टैक्सी है, एक प्राइवेट टैक्सी है। अब बेटा हमने घर के यूज के लिए जो कार खरीदी है वो हमारा योजनागत व्यय है, वो हमारा योजनागत है व्यय है। ये हमारी फैमिली के प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि पहले हमारे को कहीं जाना होता था तो कोई ऑटो पकड़ना होता था, किसी किराए की टैक्सी के चक्कर काटने पड़ते थे। अब जहाँ भी जाना होता अपनी गाड़ी निकाली, परिवार के सदस्य बैठे और चले गए। तो दोस्तों देखिए हमने घरेलू यूज के लिए जो गाड़ी खरीदी है वो योजनागत व्यय है। योजनागत व्यय क्यों है? क्योंकि इससे हमारे घर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें सुधार हो गया, विकास हो गया। पर इससे बेटा वो हमारा दायित्व बढ़ गया। हमारा दायित्व क्या कर गया? बढ़ गया। जैसे हमने गाड़ी खरीदी तो दायित्व कैसे बढ़ गया? नंबर 1 उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, नंबर 2 उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, नंबर 3 उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, नंबर 4 गाड़ी के पंचर हो गया तो पंचर निकलवाना पड़ेगा। तो देखिए गाड़ी हमने घर में खरीदी तो उससे हमारा स्टैंडर्ड तो सुधरा, हमारे परिवार का विकास तो हुआ, पर दोस्तों यह परिवार का दायित्व क्या कर गया? बढ़ गया। गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाओ, पेट्रोल भी डलवाओ, सर्विस भी करवाओ, पंचर भी निकलवाओ, यानी दायित्व क्या कर गए? हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ गई। अब दूसरी बात आते हैं, दूसरी हमने जो गाड़ी खरीदी है वो गाड़ी है टैक्सी पर्पस से है। अब टैक्सी पर्पस से जो गाड़ी खरीदी है वो गाड़ी देखिए अपने पेट्रोल का खर्चा भी निकाल रही है, सर्विस का खर्चा भी निकाल रही है, इंश्योरेंस का खर्चा भी निकाल रही है, पंचर का खर्चा भी निकाल रही है और 2 रुपये कमा करके भी दे रही है। यानी जो टैक्सी गाड़ी है वो आपको रिटर्न दे रही है, और जो रिटर्न देती है वो कौन सी कहलाती है? वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो देखिए 2 प्रकार के व्यय मैंने आपको बताए हैं, एक योजनागत व्यय होता है, दूसरा पूंजीगत व्यय होता है। बहुत आसानी से आप अंतर समझ गए होंगे। ऐसा व्यय जिससे डेवलपमेंट तो होता है पर रिटर्न नहीं मिलता वो योजनागत है, और योजनागत व्यय सरकार के दायित्वों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। पूंजीगत व्यय क्या है? ऐसे खर्च जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है, सरकार को रिटर्न मिलता है, और ये सरकार के दायित्वों को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि सरकार के दायित्वों को कम करते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो बेटा वो देखिएगा राजस्व व्यय है, ये भी कितने प्रकार का हुआ? राजस्व, पहले राजस्व बजट कितने प्रकार का हुआ? राजस्व बजट 2 प्रकार का हुआ। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, राजस्व बजट कितने प्रकार का हुआ? राजस्व बजट हैं वो बेटा जी 2 प्रकार का हुआ है। एक तो है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां क्या है? राजस्व प्राप्तियों को भी अपने 2 भागों में बांट दिया है।
एक तो है कर राजस्व और एक है गैर कर राजस्व। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय मिलती है वो कर राजस्व है। अब कर भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जिनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। दूसरा गैर कर राजस्व, सरकार को करों के अलावा अन्य स्रोत जैसे शुल्क है, जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, किराया है, ब्याज है, लाभ है, इनसे जो आय प्राप्त होती है वो आपका गैर कर राजस्व है। राजस्व व्यय, राजस्व भी दो प्रकार के देखें, एक योजनागत होता है और दूसरा गैर योजनागत होता है। ऐसा खर्च जो सरकार प्लानिंग से करती है, डेवलपमेंट पे करती है, वो कौन सा है? योजनागत है। और ऐसा खर्चा जिसके लिए सरकार की प्लानिंग हो या नहीं हो, सरकार की इच्छा हो या नहीं हो, सरकार को करना ही पड़ता है, वो कौन सा कहलाता है? गैर योजनागत खर्च कहलाता है। गैर योजनागत खर्च के कुछ उदाहरण मैंने बताए थे, जैसे बताया कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, ब्याज का भुगतान, प्रतिरक्षा खर्च, आर्थिक और सामाजिक सेवा खर्च, सब्सिडी, आपातकालीन स्थितियां जैसे युद्ध, भूकंप, महामारी, प्लेग, इनके दौरान जो खर्चा किया जाता है वो गैर योजनागत खर्च कहलाता है। फिर अपने पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियों में तीन चीज़ें बताई है। सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, ऋणों की वसूली और ऋणों की प्राप्ति। फिर है पूंजीगत व्यय, ऐसे खर्च जिनसे पब्लिक प्रॉपर्टी का डेवलप होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, रिटर्न मिलता है और जो सरकार के दायित्वों को कम करते हैं वो आपके पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे सिंचाई परियोजना पे खर्च हो रहा है, विद्युत परियोजना पे खर्चा हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा हो रहा है, रेलवे पे खर्चा हो रहा है, हेलीपैड पे खर्चा हो रहा है, बांधों पे खर्चा हो रहा है। तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें बेटाओं मैं आपको ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, करों के बारे में मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, अडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कौन कौन से कर डायरेक्ट हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट हैं, इनकी चर्चा हमारी अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।